नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रामपुर से आ रही आग की भयावह तस्वीरों के साथ। यहां कोतवाली मिलक के सिर्रा गांव में 3 झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान राख हो गया है। आग से एक मवेशी की मौत भी हो गई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रामपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक एक झोपड़ी में आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। 3 झोपड़ियों को इसने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। और दुखद बात यह है कि एक मवेशी की भी इसमें जलकर मौत हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन ही फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी दी। टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था और एक मवेशी की जान जा चुकी थी। उधर मथुरा में हाई टेंशन लाइन से टकराकर एक कंटेनर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से चालक झुलस गया। गंभीर हालत में अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया है। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। कंटेनर को बैक करने के दौरान यह हादसा हुआ। घटना थाना नौझील क्षेत्र के गांव बरौठ के पास बताई जा रही है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के घुटवाई मोजा में लघु सिंचाई विभाग के निर्माणाधीन कुआं की मिट्टी धंसने से काम कर रहे 4 मजदूर मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 2 शवों को बाहर निकाला गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये कुआं खुद रहा था और ये मतलब घुटवाई मौजे में पड़ता है कुआं, तो इसमें बंधाई का काम चल रहा था। तो राम नरेश जी के उसमें एक कुआं आया था, लाभार्थी हैं वो, तो उसमें मतलब बंधाई का काम चलते चलते ऊपर से छांट गिर गई और जिसके वजह से उसमें 3-4 लोग दब गए हैं, जिसमें से 3 लोग तो महोबा जा चुके हैं और एक अभी दबे हुए हैं। उसमें खुदाई का काम चल रहा है। इसमें अचानक ऊपर से मिट्टी खिसकने के कारण जो है इसमें कुछ मजदूर घायल हो गए हैं, जिसमें कि 2 की मृत्यु हो गई है और 2 जो है मामूली रूप से घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर हमारे सभी अधिकारी, हमारे एसडीएम साहब भी मौजूद हैं। तत्काल जैसे ही सूचना मिली इसमें रेस्क्यू का प्रयास किया गया, लेकिन 2 व्यक्तियों को नहीं बचाया जा सका है। अलीगढ़ में 22 लाख के लूट मामले में एडीजी ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस दौरान एलआईसी दफ्तर के पास निरीक्षण किया गया और इसके साथ ही घटना का खुलासा करने और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमों का गठन भी किया गया। बता दें कि सोमवार को दिन दहाड़े एलआईसी कैश वैन से बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर 22 लाख की लूट को अंजाम दिया था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रही है ताकि घटना के हर पहलू की जांच पड़ताल की जा सके। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, कल किस तरीके से इस बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 22 लाख लूट कर बदमाश आसानी से मौके से फरार हो गए। यहाँ के ब्रांच मैनेजर से मेरी बात हुई। मेरे साथ यहाँ के डीआईजी रेंज साहब, एसएसपी साहब हैं और कुछ महत्वपूर्ण सुराग हमें मिले हैं। हमारी जितनी टीमें बनी हैं, जो हम लोग सबसे अच्छी हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, करीब उनके नेतृत्व में, एसएसपी साहब के नेतृत्व में 8 टीमें बनी हैं और उम्मीद है जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। धन्यवाद। कानपुर में एक बदमाश का हाथों में अवैध असलहा लेकर रौब झाड़ते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस बदमाश का नाम अमन वर्मा बताया जा रहा है। तस्वीरों में ये बदमाश अवैध तमंचा रखकर हुक्का पीते हुए नजर आ रहा है। ये नहीं, बाद में वो तमंचे के साथ रौब भी दिखाता है। बदमाश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर की तस्वीरें आप देखिए, बदमाश हुक्का पी रहा है, साथ ही तमंचा लेकर रौब झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस इसका संज्ञान लेकर क्या कुछ कार्रवाई करती है, उसके बारे में अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन इस वायरल वीडियो की तस्वीरें आप देखिए, कैसे ये युवक हुक्का पीते हुए हाथ में अवैध असलहा लेकर रौब झाड़ रहा है। और अब खबर संभल से, जहां पर रजपुरा थाना क्षेत्र में फायरिंग और पथराव करने का मामला सामने आया है। खबर है कि फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और फायरिंग में एक युवक की जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। अमेठी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जायस कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े असलहा तस्करों के पास से एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर
5 तमंचा समेत बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार हुए दोनों तस्कर पिछले कई महीनों से जिले में अवैध असलहों की तस्करी किया करते थे। अब आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही साथ इन्हें गिरफ्तार करने वाली टीम को इनाम दिए जाने की बात भी अधिकारियों की तरफ से कही गई। थाना जायज को रूटीन चेकिंग के दौरान सुपर स्प्लेंडर बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले। उनकी चेकिंग जब की गई तो सलमान और इस्माइल 2 व्यक्ति की पहचान हुई। सलमान थाना जायज का रहने वाला है और इस्माइल थाना फुर्सतगंज का रहने वाला है। दोनों व्यक्तियों की पोजेशन से इनको एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर, 4 315 बोर तमंचा और एक 12 बोर के साथ टोटल 8 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। और वो बैग में ये इस तरह के इलीगल वेपन्स को लेके जा रहे थे और ये जगह जगह पर अराजक तत्वों को इस तरह के इलीगल आर्म्स की सप्लाई करते हैं। मेरठ से खबर है, यहां पर 1 साल बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। ये नहीं, बदमाश ने कांस्टेबल की बंदूक पुलिस पर फायरिंग भी कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया। वहीं पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाश को घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने फिर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शाकिब और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ सिवाया टोल प्लाजा के पास हुई। और यूपी बोर्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 12वीं के छूटे हुए प्रैक्टिकल एग्जाम 9 और 10 जून को होंगे। ये एग्जाम जिला मुख्यालय को किसी भी कॉलेज में करवाया जाएगा। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षण ही सेंटर तय करेंगे। जिन छात्रों का प्रैक्टिकल छूट गया था उन बच्चों को DIOS से संपर्क करना होगा। बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा है कि इसके बाद बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जिनका भी एग्जाम छूटा है वो DIOS से संपर्क करें। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 12वीं के जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम छूटा है वो 9 और 10 जून को अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए उनको DIOS से संपर्क करना होगा। इसके बाद उनको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, ये भी कहा गया है बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से। और यूपी का कोरोना अपडेट क्या कुछ है वो भी हम आपको बता देते हैं। कोरोना वायरस से नोएडा में 8वीं मौत हो गई है। 48 वर्षीय मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में 11 नए केस मिले हैं। बस्ती में 14 नए कोरोना केस मिले हैं, जबकि वाराणसी में 3 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस से नोएडा में 8वीं मौत हुई है। इसके अलावा 48 वर्षीय मरीज के इलाज के दौरान मौत की बात कही जा रही है। बनारस से भी केस सामने आए हैं और मुजफ्फरनगर में 11 नए केस मिले हैं। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी है? देखिए अमित, आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर में जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है तो वहीं मौत का आंकड़े बढ़ने लगे हैं। तो कुल मिला के अब तक आज एक मौत हुई, जिसमें लगभग जनपद में अब तक कोरोना के चलते 8 मौत हो चुकी है। वहीं अगर आपको आंकड़ों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में जो कोरोना के जो टोटल अब तक 470 कोरोना के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें लगभग 299 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। वहीं 164 ऐसे अभी कोरोना पेशेंट है जिनका अलग अलग अस्पताल में उपचार चल रहा है। लेकिन लगातार जो कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, मौत हो रही है, उसको लेकर जिला प्रशासन के लिए भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर मेरठ से, जहां पर अब लंगूर कोरोना सैंपल की सुरक्षा करेंगे और कोरोना से बचाएंगे। जी हां, मेरठ मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में लंगूरों को तैनात किया गया है और इसके बाद कॉलेज प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में अब लंगूर करेगा कोरोना मरीजों के सैंपल की सुरक्षा। बीते दिनों मेरठ मेडिकल कॉलेज में बंदर कोरोना मरीजों का सैंपल छीनकर भाग गए थे और ये बंदर पेड़ पर जा बैठे और बकायदा इसी सैंपल को चख भी रहे थे। और तो और पेड़ पर बैठकर बंदर ग्लव्स को फाड़ फाड़ कर नीचे फेंक रहे थे। अब जब मेडिकल कॉलेज प्रशासन इन बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग को चिट्ठी लिख लिख कर थक गया और अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने मेडिकल कॉलेज परिसर में लंगूर की तैनाती कर दी है। इस लंगूर और लंगूर वाले को अब बकायदा चंदा लगाकर महीने की सैलरी दी जाएगी। इस लंगूर को बकायदा मंथली सैलरी दी जाएगी। हर महीने इस लंगूर को तनख्वाह दी जाएगी। लंगूर वाला और लंगूर लगातार 24 घंटे यहाँ बंदरों पर निगरानी रखेगा। यानी कह सकते हैं
कि जो काम मेरठ मेडिकल कॉलेज को करना चाहिए था, अब वो कार्य सुरक्षा देने का लंगूर करेगा। मेरठ मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी पहुंचे थे और तब भी ये लंगूर बंदरों पर पैनी निगाह जमाए हुए था। लंगूर के साथ लंगूर वाला परिसर में घूम घूम कर बंदरों की खबर ले रहा है। बीते दिनों मेडिकल कॉलेज में बंदरों के इस आतंक का वीडियो वायरल होने के 2 दिन बाद ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री यहां पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में तैनात इस लंगूर को 4th क्लास कर्मचारी के बराबर सैलरी दी जाएगी और ये लंगूर 24 घंटे घूमकर बंदरों की खबर लेगा, क्योंकि लंगूर के रहने पर बंदर वहां फटकते नहीं और इसी देसी फॉर्मूले को अब यहाँ लागू किया गया है। सिर्फ लंगूर के भरोसे ही मेरठ मेडिकल कॉलेज प्रशासन को नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसे कुछ और पुख्ता प्रबंध करने चाहिए ताकि बंदरों का आतंक मेरठ मेडिकल कॉलेज से समाप्त हो। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद की जमानत मंजूर हो गई है। प्रोफेसर समेत 9 लोगों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। 21 अप्रैल को 30 लोगों के साथ प्रोफेसर शाहिद को जेल भेजा गया था। प्रोफेसर शाहिद के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। विदेशी जमातियों को मस्जिद में ठहराने के आरोप में भी प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और अब उनको कोर्ट से जमानत मिल गई है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, विदेशी जमातियों को मस्जिद में ठहराने का इन पर आरोप था। महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, तभी से प्रोफेसर शाहिद जेल में थे। जमानत अर्जी उनकी तरफ से लगाई गई थी और आज उस पर सुनवाई हुई, उनको कोर्ट से जमानत मिल गई है। और एक बड़ी खबर सीतापुर से है, जहां पर महोली कोतवाली क्षेत्र के सहजापुर में ग्रामीणों ने एक गिद्ध को पकड़ लिया, जिसके पंख पर एक कैमरा और बारकोड मिला है। बारकोड पर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। गिद्ध मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। फिलहाल ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने गिद्ध को कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। और प्रयागराज में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के दफ्तर का घेराव कर अपनी मांगों को रखा। प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे इन शिक्षक अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उन्हें 3 से 6 जून के बीच जिलों में होने वाली काउंसलिंग में जाना है, लेकिन शिक्षक भर्ती के आवेदन को भरते समय प्राप्तांक और पूर्णांक में गलती हो गई थी। इस तरह की गलती करने वालों को सुधारने के लिए एक मौका दिया जाना चाहिए। प्राप्तांक गलत हो गया है, बहुत से लोगों का पूर्णांक गलत हो गया है, बहुत से लोगों की कैटेगरी चेंज हो गई है। बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र भाई हैं जिनका क्या कहते हैं कि मतलब शिक्षा मित्र का कालम छूट गया है। बहुत से लोगों का जिला समिति जो चयन समिति की लिस्ट आई उसमें नाम नहीं है। बहुत से लोगों ने वाह प्रदेश कर दिया है उत्तर प्रदेश की जगह। तो ये सब प्रॉब्लम थी। क्योंकि अगर कोई आपकी ग्रीवांसेज हैं तो लिख लें, हालांकि मैंने सुना भी है मोस्टली इनकी ग्रीवांसेज इसी तरह के हैं कि मैंने आवेदन पत्र में त्रुटियाँ कर दिया है और उसको उनको सुधारने का मौका मिले। तो इसके बारे में अगर वो त्रुटि सुधारने का कोई प्रोविजन हमारे पास है नहीं कि हम कोई त्रुटियां इस तरह की सुधार सकें। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज़ 18 के साथ इंटरव्यू में बताया है कि 6 साल में गांव की तस्वीर बदली है, जबकि कांग्रेस शासनकाल में गरीबी से गरीबों को मुक्ति नहीं मिली। साथ ही चीन से चल रहे विवाद पर भी राजनाथ सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं करेगा। नेपाल के साथ भाई का रिश्ता है। ये बड़ी बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में कही है। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत के स्वाभिमान पर चोट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत की बात करी, बहुत बड़ी बात कही है हमारे प्रधानमंत्री जी। तो जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता हूं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आत्मनिर्भर भारत को आप किस तरह से लेते हैं और देशवासियों को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात ये कही है, तो उसमें उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा वोकल फॉर लोकल, माने स्वदेशी का निर्माण अधिक से अधिक होना चाहिए और लोगों के द्वारा स्वदेशी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, हम किसी के ऊपर आश्रित न रहें। अब से मैं डिफेंस में हूं, मेक इन इंडिया पर 2014 में आने के बाद ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेक इन इंडिया पर विशेष आग्रह दिया। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
एक जब से चीन का विवाद हुआ, जब से कोरोना का ये पूरा इशू आया, चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में बॉयकॉट चीन प्रोडक्ट्स की बात हुई, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के भी काफी लोग कह रहे हैं, अमेरिका में भी बहुत लोग कह रहे हैं, लंदन में मेरी पीछे बात हो रही थी तो वहां पर भी बहुत लोग कह रहे थे कि चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए, चाइना को फाइनेंशियली अलग थलग करना चाहिए। आप उस बात के समर्थक है? ये सब सारे बयानबाजी नहीं की जाती, बयानबाजी से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। कोई देश यदि प्रोग्रेस करना चाहता है, यदि आर्थिक ऊंचाइयों पर अपने देश को ले जाना चाहता है, तो उसके अपने अपने तरीके होते हैं, उस आधार पर ले जाए। और इस प्रकार की बयानबाजी करके कोई देश जो है एकदम बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली देश नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं हेडलाइन बनाने से कुछ नहीं होगा, एक्शन करना पड़ेगा, कुछ जो भी करना पड़ेगा, जो भी करना हो, जो भी आपको अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो भी कदम उठाना आपको कदम उठाइए। ये तो हर दुनिया का देश इस मामले में स्वतंत्र। अमीश देवगन के साथ इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोरोना संकट काल में भी राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा लेके जाना चाहता हूं आपको। अभी पीछे प्रियंका वाड्रा ने वहां 1000 बसें भेजी, योगी सरकार ने बोला हम ये बसों को नहीं लेंगे। आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, मौजूदा में रक्षा मंत्री भी हैं। आपकी सरकार पे मजदूरों के साथ नाइंसाफी का आरोप भी लगा और कहा कि कोई फिक्र भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहां तक देश के मजदूर भाइयों का, प्रवासी मजदूर भाइयों का प्रश्न है, हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है उनके मामले में। और लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग सड़कों पर निकल पड़े थे, उससे मैं समझता हूं कि सबकी भावनाओं को चोट पहुंची है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी की भावनाओं पर भी चोट पहुंची है। अब राज्यों की सहमत से ही हम ट्रेन चला सकते थे, तो राज्यों से बातचीत करके लगभग 4100 से अधिक ट्रेनें हम लोगों ने चलाई। लगभग 52 लाख 54 लाख प्रवासी मजदूर अपने घरों पर पहुंचे। यह प्रयत्न हम लोगों के द्वारा किया गया है जी। हाँ, लेकिन इस वैश्विक महामारी के दौर में मैं समझता हूं इसमें कहीं न कहीं से कोई चीज ढूंढकर, कोई नुक्स निकालकर राजनीतिक लाभ उठाने की यदि कोशिश किसी के द्वारा की जाती है, तो मैं समझता हूं कि पर वो तो स्वस्थ राजनीति का ये तकाजा नहीं। वो कह रही मैं तो मदद कर रही हूं, 1000 बसें भेज रही हूं, ले लीजिए। बीजेपी की सरकार वो भी नहीं लेना चाहती बसें मेरी। नहीं, वो अपनी तरफ से जितना भी हो सका है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। योगी जी का काम बहुत ही सराहनीय रहा है। टीम 11 के साथ बैठक में सीएम योगी ने किसानों को किए जा रहे भुगतान की समीक्षा की। लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार ने गेहूं किसानों को 3,980 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इस दौरान यूपी में कुल मिलाकर 3,477,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 8,887 मीट्रिक टन चने की भी खरीद की गई। यूपी सरकार ने सभी 119 चीनी मिलों को चलाया भी है, तो गन्ना किसानों को 20,000 करोड़ का भुगतान भी किया। इस सत्र में 11,500 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई है अब तक, जिससे यूपी में 1,251 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है, जिससे चीनी उत्पादन में यूपी देश का नंबर 1 राज्य बन गया। वहीं लॉकडाउन के दौरान 72,424 श्रमिकों को रोजगार भी दिया गया। आरएसएस के सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले आज लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचकर सेवा कार्य व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान कमी मिलने पर उन्हें दुरुस्त करने के उन्होंने निर्देश भी दिए। और अब रुक करते हैं शाहजहांपुर का, जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की जान चली गई। पिता, पुत्र और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 6 ग्रामीण घायल हुए हैं। अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया है। ट्रैक्टर की स्टीयरिंग फेल होने के चलते हादसा हुआ। थाना काट के बरेडा गांव में ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें पिता, पुत्र और बेटी की मौत हो गई है। इस हादसे में 6 ग्रामीण घायल भी हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। स्टीयरिंग फेल होने के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे पिता, पुत्र और बेटी की मौत हो गई, जबकि 6 ग्रामीण भी घायल हुए हैं। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।